गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 22 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो हमने लेक्चर 21 पढ़ा था वो सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी के बारे में पढ़ा था कि बीओपी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के अंदर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है कि बीओपी किस ऐसे पॉइंट पे डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता है जब वो बैलेंस में नहीं होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पहले समझेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। व्हाट इज़ डिसइक्विलिब्रियम? डिसइक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस प्रिवेंट मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम बीइंग रीच्ड और कॉज द मार्केट टू फेल आउट ऑफ बैलेंस। डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पे जो भी इंटरनल फोर्सेज हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, वो हमारे मार्केट को प्रिवेंट करती है और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से तक रिच नहीं हो पाते और इसके बिहार पे जो भी कॉजेज़ हैं मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे उस बैलेंस को कम कर देते हैं। दिस कैन बी शॉर्ट टर्म बाई प्रोडक्ट ऑफ अ चेंज इज वेरिएबल फैक्टर और ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इम्बैलेंस। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो चेंजेस होते हैं उनके वेरिएबल फैक्टर्स में, तो जो भी रिजल्ट होता है उसके बिहार पे हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर इम्बैलेंसेज होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के अंदर होते हैं। डिस्क्विलिब्रियम इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ डेफिशिएंट और सरप्लस इन ए कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिस्क्विलिब्रियम इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जिससे हम जो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके रिगार्डिंग हम डेफिशिएंट और सरप्लस को देख सकें, डिस्क्राइब कर सकें। इसके बाद हम समझते हैं डिस्क्विलिब्रियम क्यों। तो एक मार्केट इज इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एज इट क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स इट्स क्वांटिटी डिमांड at an equilibrium price or a market clearing price. In an equilibrium market, there are neither surpluses or shortage of goods and services. Looking at the graph of the wheat market below, the price at PE is the single price where incentives both farmers or suppliers and consumers to be engaged in an exchange. जब हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एफिशिएंटली देखना पड़ता है कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो हमारे क्वांटिटी डिमांड से इक्वल है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो मार्केट जो है, हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उस पॉइंट जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है तो हम ये देखते हैं कि दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, तो वो इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट तक रीच कर सका है। तो जो इक्विलिब्रियम मार्केट होते हैं उसमें हम देखते हैं कि सरप्लसेस और जो भी शॉर्टेज होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसके बिहाफ पे। तो हम अगर देखें तो ग्राफ के अंदर हम ये देखते हैं कि जब वीट होता है ना, वीट मार्केट होता है वो नीचे एक्स एक्सिस पे दिया गया होता है और जो प्राइजेज़ हैं वो वाई एक्सिस पे दी जाती है। मीन्स हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो किस पे दे देते हैं, हम एक्स एक्सिस पे, और जो हम प्राइस से जो रिलेटेड एलिमेंट्स ले रहे हैं तो अगर हमें लेना है तो वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, जो भी सप्लायर्स है या जो भी कंज्यूमर इंगेज हैं उन चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब फार्मर जो वीट अवेलेबल करा रहा है मार्केट के अंदर तो उसकी जो प्राइस हम लोग कंज्यूमर्स होके दे रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं वीट को, तो उसके बिहार पे हम देखते हैं कि हम दोनों क्या है, एक मार्केट के अंदर क्या है, इंगेज हैं किसी एक्सचेंज को लेके। तो फॉलोइंग आवर ग्राफ फॉर वीट मार्केट, इफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय द P2, सप्लायर्स विल बी विलिंग टू प्रोवाइड मोर वीट फॉर द देयर स्टोरेज बार्न्स टू द सेल इन द मार्केट, सिंस द हायर प्राइस वुड कवर देयर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लीड टू हायर प्रॉफिट। However, consumers may reduce the quantity of wheat that they purchase, give the high price in the market. अगर हम देखें तो जब हम ग्राफ में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो वीट मार्केट है जो है ना, तो अगर वीट मार्केट की जो है प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब P1 से P2 हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही है प्राइस, तो सप्लायर्स क्या होता है कि सप्लायर्स विलिंग करता है कि उसको वीट की ज़रूरत है और जो भी शॉर्टेज होते हैं उनको उस मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। तो इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि हम चीज़ों की जो भी कॉस्ट है उसके रिगार्डिंग हम उसकी हाई प्राइस देते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट को हायर करता है। तो हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स है वो रिड्यूस कर देता है वीट की क्वांटिटी को और उसको परचेज़ करता है हायर प्राइस पे मार्केट से। व्हेन द इम्बैलेंस occurs, quantity supplied will be greater than the quantity demanded and a surplus will exit, causing a disequilibrium market. The surplus in the graph is represented by the difference between Q2 and Q1, where Q2 is the quantity supplied and Q1 is the quantity demanded. Given the excess commodity supplied, suppliers maybe want to quickly sell the wheat before it gets rancid and will proceed to reduce the sale price. Economic theory suggests that
that in a free market the market price for the wheat will eventually fall or to PE if the market is left to the function without any interference। अगर हम ये देखते हैं कि जब हमने ये देखा कि जो अगर किसी सप्लायर को विलिंगली है कि वो वीट को परचेज़ करे मार्केट से हायर प्राइस पे, तो हम ये देखते हैं कि जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उस ग्राफ के अंदर, तो उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे थे कि जैसे इम्बैलेंस अगर होता है तो हम जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ग्रेटर हो जाती है किससे, क्वांटिटी डिमांड से। तो हम ये देखते हैं अगर हमें सरप्लस के अंदर देखना है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मार्केट को कॉज को देखना पड़ेगा। तो सरप्लस अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम देखते हैं कि उसको किससे करते हैं हम लोग, जब हम डिफरेंस करते हैं Q2 को Q1 से। तो Q2 क्या होती है, हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो होती है, और जो Q1 होती है वो हमारी क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हमें अपनी कॉमोडिटी जो भी कॉमोडिटी है उसकी सप्लाई को एक्सेस करना है तो सप्लायर्स क्या करते हैं, क्विकली सेल कर देते हैं वीट को। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो सेल प्राइस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी भी ये सजेस्ट करती है कि हम फ्री मार्केट के अंदर ट्रेड करें, तो जो मार्केट प्राइस है वीट की वो इवेंचुअली क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो किस पॉइंट पे आ जाती है, P1 से P की तरफ, PE की तरफ आ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी इंटरफ्रेंस है उस मार्केट के अंदर वो कम हो गए हैं, उसका जो इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा है, मीन्स बैलेंस हो रहा है। What is the market price for the wheat was P1? At this price, consumers are willing to purchase more wheat at the lower price. On the other hand, since the price is below the equivalent price, suppliers will provide a smaller amount of wheat Q1 to sell as the price may be too low to cover their marginal cost of production. In this case, where PE falls the P1, there will be shortage of wheat as the quantity demanded exceeds the quantity supplied for the commodity. Since resources are not allocated efficiently, the market is said to be the disequilibrium. In a free market, it is expected the price would be increased to the equilibrium price as the scarcity of the goods forces the price to go up. अगर हम देखते हैं कि जब मार्केट प्राइस जो वीट की है जो P1 है, तो अगर हम देखते हैं कि अगर उस प्राइस पे जो कंज्यूमर्स है वो चाहता है कि उसको वो वीट को परचेज़ करे, उसकी विलिंगली है कि वो वीट को परचेज़ करे, कब, लोअर प्राइस पे। तो हम ये देखते हैं कि दूसरे साइड पे कि जो प्राइस है जो धीरे धीरे बिलो हो रही है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो सप्लायर्स क्या करता है कि स्मॉलर अमाउंट के वीट मतलब स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर वो सेल करता है, और उसके बिहाफ पे भी वो प्राइस उसकी क्या लेता है, लो लेता है, जो कि हमारे किससे को कवर करती है, हमारे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करती है। तो इस केस के अंदर हमने देखा कि जो पी से जो फॉल हो रही है P1, तो जो भी शॉर्टेज है वीट का किसी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर वो एक्सीड हो रही है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो रही है। मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो जो रिसोर्सेज है ये देखा जाता है कि उस टाइम पे ही अगर जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो हम ये देखते हैं कि उस समय हमने जो भी रिसोर्सेज एलोकेट किए थे उसके अंदर वो एफिशिएंटली उसको एलोकेट नहीं किए थे। तो जो मार्केट है वो ये कहता है कि वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इम्बैलेंस है। तो अगर हम देखते हैं कि फ्री मार्केट में हम जब होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो जो स्केर्सिटी है गुड्स फोर्सेस की, मतलब गुड्स के रिगार्डिंग, कमोडिटी के रिगार्डिंग, तो जो उनकी प्राइस है वो अप हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट जो हम BOP से रिलेटेड देख रहे थे। तो जब हम BOP के रिगार्डिंग जब देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग देखते हैं, तो अगर हमें उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना होता है तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे फॉरेन रिसिप्ट्स हैं, जो भी फॉरेन पेमेंट्स हैं वो इक्वल हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है, और जो भी एक्सपोर्ट है हमारे, इंपोर्ट है, वो भी क्या हो, इक्वल हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस मार्केट के अंदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बैलेंस होता है, और अगर किसी मार्केट के अंदर जो पॉइंट है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम रहेगा तो वो उसके मार्केट को फ्लक्चुएट या चेंज कर सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।